बात तारुफ है, राना साहब का तो होगा। पीर साहब देवबंद जो है मकतबा फ़िक्र के मुमताज़ तरीन उलमा में से हैं। खालिद सैफुल्लाह इनका देवबंद मकतबा फ़िक्र। हाँ, ये हसन साहब इस्लाम, कुरान, अल्लाह एक, ये मकतबा फ़िक्र अलग अलग। ये भी आपको ये समझा देंगे, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है। मैं पीर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कालदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन की जो बात हो रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? साहबजादा फजल करीम साहब से। तो ये जो मसला हमारे मुल्क में शुरू है कालादम तंजीमें, मैं ये समझता हूँ कि मसाइल को इंसान जितना बढ़ाता जाए वो बढ़ते जाते हैं, और जितना इस्लाह की फिक्र में इंसान लग जाए तो वो उसकी इस्लाह होती रहती है। कालादम तंजीमों के बारे में, कालादम किसी को उस वक्त करार दिया जाता है जब उससे जुर्म साबित हो। तो हमारे पाकिस्तान में अब तक किसी के बारे में जुर्म साबित नहीं हुआ। असल में बात यह है कि जब भी कोई वाक़या रूनमा होता है तो फौरी तौर पर जो वक़्त के हुक्मरान होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनका तरीका वारदात यह है कि कोई वाक़या पेश आया और वाक़या के बाद फौरन हुक्म दे दिया कि 24 घंटे में हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अब उस इलाके का जिम्मेदार जो आदमी है, पुलिस अफसर, अब उसकी जिम्मेदारी कि 24 घंटे में, अब उसके पास ग्वालादीन का चिराग तो नहीं है कि 24 घंटे में फौरन पकड़ के किसी को पेश कर दे। अब चूंकि अपनी उसने कार्रवाई करनी होती है, अपनी मुलाजमत को मजबूत करना होता है, तो जो उसके हत्थे चढ़ता है वो उसको पेश कर देता है। जैसे अभी किसी भी काम के आदी लोगों का वैसे तो पता ही होता है, बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, बहुत कम ऐसे होता है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं काम। हाँ, उस वक्त होता है जब वो लोग काम, यानी आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं कि इनके खिलाफ मैं अर्ज करूं कि कालादम किसी को करार दें, लेकिन उस वक्त कि जब कोई जुर्म साबित हो, बगैर जुर्म के खाम खाई। जैसे हमारे वज़ीर कानून बैठे हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं सिचुएशन क्या है। इनका एक अपना नुक्ता नज़र है कि कालादम जो है वो करार देने से पहले जुर्म साबित होना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसे है कि जब किसी जमात के मुतल्लक ये मालूम हो कि उसकी जो सरगर्मियां हैं वो एंटी स्टेट हैं या वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस है जो मुआशरे को, मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हुकूमत के पास एक आईनी इख्तियार है, वफाकी हुकूमत के पास, सूबाई के पास नहीं, कि वो उस जमात को कल अदम करार दे के उसके दफातर को सील कर दे, उसके अकाउंट्स को सील कर दे और एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दे कि जी इस जमात के मुतल्लिक हमें ये शिकायत है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उस रेफरेंस को कन्फर्म कर दे तो फिर उस जमात के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग जाती है। अब आगे बात आई गिरफ्तार करने की, वो इसी तरह से है कि जैसे जमात दावा के खिलाफ जो है वो पाबंदी लगी, उसे कल अदम करार दिया गया, लेकिन हाफिज सईद साहब को जब साथ ही हमने गिरफ्तार करके उनको नज़रबंद किया तो वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपने इनकी जमात को कलअदम करार दे दिया है, इनके खिलाफ आपने इनके अकाउंट सील कर दिए, इनके दफातर सील कर दिए, लेकिन इसको अरेस्ट करने का हमें कोई सबूत दें कि ये किस किस जुर्म में मुलव्वस है, किस बुनियाद पे, किस बुनियाद पे है। ठीक, हमने कहा कि जी ये बम्बे जो धमाके हुए हैं उनके मुतल्लक हमें कहा गया है कि वहाँ से कुछ सबूत मिलेंगे तो उसके बाद हम आपको पेश कर देंगे, ये इनका उनमें मुलव्वस होना पाया जाता है। वो हम कोई 3 माह 4 माह अदालत ने इंतज़ार किया, वो सबूत ना हमें वहाँ से मिले, ना हम पेश कर सके, तो बावजूद इसके कि उनकी जमात तो कलअदम है, लेकिन अदालत ने ये कहा कि नहीं, अगर ये किसी जुर्म में मुलव्वस है तो आप इसको गिरफ्तार रख सकते हैं, वरना आप नहीं रख सकते। उनको फिर रिहा कर दिया गया। बेचारे को गिरफ्तारी नहीं, वही तो राणा साहब ने कहा है ना कि वो तो इंडिया की तरफ से सबूतों का इंतजार करते रहे ना, गिरफ्तार कर नहीं। उसमें यह है कि 90 दिन तक हुकूमत जो है वो किसी भी बंदे को शक की बुनियाद पे उसको नजरबंद है वो रख, ये कानून का तकाजा है कि 90 दिन तक आप रख सकते हैं। 90 दिन के बाद अगर रखना है तो फिर आपको हाई कोर्ट के एक बोर्ड जो कि 3 जजों पे मुश्तमिल होता है उनको मुतमईन करना पड़ेगा, जी ये सबूत इनके। साहबजादा साहब से भी एक बात पूछ लें, या आप इनके इस्तीफे में से क्या निकालना चाह रहे हैं? मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वाई आर यू फोकसिंग के जी राना सनाउल्लाह ही इस्तीफा दें? उसके बाद इस्तीफा तो हम मिलजुल के भी ले लेते हैं, काबू आए हुए हमारे, हम 3 हैं, वो 1 हैं, अकेले। आपके पास आपके साथ गार्ड्स वार्ड्स भी बहुत हैं, इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो
वो तो उन्होंने कहा आप भाईबंदी से भी कहते मैं दे देता हूँ, उससे क्या जमानत है? क्या इस बात की जमानत आप दे सकते हैं कि उसके बाद फिर स्मूथ सेलिंग हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 23 मुतालिबात चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास रखे हैं, जिनमें एक मुतालबा राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे का भी है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्लाम में दहशतगर्दी की इजाज़त किसने दी और उस दहशतगर्दी के महरिकात क्या हैं। जब एक आदमी की लाश हमारे चंद तबकात को भी माफ करें, इजाजत की जरूरत नहीं होती, शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब लोगों की लाशें तड़पेंगी, कलमा गो मुसलमान मसाजिद के अंदर हमलों की नजर होंगे, दरबारों के ऊपर हमला होगा, पीर समीउल्लाह चिश्ती की लाश को कब्र से निकाल कर सवात के अंदर उसकी बेहुरमती की जाएगी, और अब्दुर्रहमान बाबा जो कि खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा सूफी शायर था, उसके दरबार पर जब ब्लास्ट किया जाएगा, जब पीर बिस्मिल्लाह कादरी को टारगेट किलिंग के जरिए शहीद किया जाएगा, जब 240 उलमा और मुशाइख को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसलिए शहीद किया जाएगा कि इनका ताल्लुक सूफी सेक्ट से है, यानी कि मेरी मुराद मिस्टिज्म से, तो मुझे ये फरमाएं कि किस शरीयत मुताहरा के अंदर ये जायज़ है कि मुसलमान के खिलाफ जिहाद करना? जिहाद तो मुसलमान पर फर्ज है और इसकी फर्जियत का इनकार कोई शख्स कर ही नहीं सकता। हमारा मुतालबा कई सालों से ये है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत कोई फूल प्रूफ इंतजाम करे, चाहे वो बैंड तंजीमें हो और चाहे वो टेररिस्ट हो। और कहा था इनके इस्तीफे मैं उधर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, आखिर पे इन पे जी तरफ आए, मैं उधर ही आ रहा हूँ। सूरत हाल कुछ यूं है कि जब कानून के मुहाफ़िज़ आज खुद ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ते में रहें और फिर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुलेआम असलाहा की नुमाइश करें और कानून हरकत में ना आए, तो मुझे आप ये फरमाएं कि हम क्या करें? और उस मजमे ने पहले उस मस्जिद पे हमले की कोशिश की। वहाँ पे जो है वो क्योंकि पुलिस मौजूद थी, उसके बाद मौलाना ज़ियाउल हक कासमी की वहाँ पे कब्र है, उनका ये मौक़िफ़ है, को मैं मौके का गवाह नहीं हूँ कि उनकी कब्र की बेहरुमती हुई। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जाके साथ ही थाने को आग लगा दी। अब थाने को आग लगाने के बाद आगे ये हुआ कि जो मौलाना ज़ाहद कासमी है, उसी मस्जिद का खतीब जिसको कि हमने गिरफ्तार कर लिया था, उसके घर को जाके आग लगा दी और उसके बाद वहां पे कशीदगी का वो माहौल बना। जलती पे पानी किसी ने नहीं डाला, तेल ही डालते रहे। यानी वहां पे उसका ज़ाहद कासमी का घर जला, उसके साथ उसके भाई का घर था, उसका घर जला, और वहां पे जो महल्लेदार थे उन्होंने पीछे से सीढ़ी लगा के उनके बच्चों को निकाला। अगर उसके बच्चे बीच में जल जाते तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए वो मसला बनता कि जो हम उसको आज तक भी न सुलझा सकते। उसके बाद शाम को जब पता चला कि मौलाना ताहर अशरफी और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी जो कि देवबंद मसलक के लोग हैं, ये आ रहे हैं वहां पे जलसा करने के लिए, ताहिर अशरफी साहब भी उसी मसलक के हैं। सर्किट हाउस में मेरी खुद साहबजादा साहब से बात हुई, मैंने इनको कहा कि ये जो उसके घर को आग लगी है ना, ये मामला जो है ना ये खराब हो गया है। उसकी वजह यह है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था, अब एक आदमी गिरफ्तार है, वो हमारे पास है, उसके घर को आग लगी, ये तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। उलमा बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, तो आपके भी जिम्मे है कि तमाम मसलक के लोगों को आप इकट्ठा रखें, तो क्या मिल के बात कर लें उनसे? इन्होंने मुझे कहा कि नहीं राना साहब, आप पहले बात कर लें, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इनसे इजाज़त लेके ये चले गए। उसके बाद वो वहाँ पे आए, वो जब आए तो पहले आए तो वो तो बड़े यानी आसमान को छू रहे थे। बहरहाल हम सब ने मिल मिला के जब थोड़ा मामले को ठंडा किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे इसी वक्त छोड़े। मैंने कहा भी जिन बंदों ने फायरिंग की है वहाँ पे कमिश्नर, डीसीओ, डीपीओ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने फायरिंग की, मैंने कहा उनको कैसे छोड़ दें। बिल आखिर बात ये हुई, उन्होंने कहा कि जी मौलाना ज़ाहद कासमी जिसके घर को आग लगी है, जिसके बच्चे घर बेघर हो गए हैं, आप उसको छोड़ दें। हमारा आपस में ये मशवरा हुआ कि यार इस हद तक मान ले ताकि ये अब आग बुझे, पैसिफाई हो जाए। और ठीक, यानी कि किससे मशवरा हुआ? इंतजामिया से। इंतजामिया से। अच्छा, इंतजामिया से मशवरा हुआ। अच्छा, उसके बाद साहबजादा साहब से बात हुई। साहबजादा साहब ने कहा कि नहीं,
मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि आप मौलाना ज़ाहद कासमी को इस वक्त छोड़ें। हमने आपकी बात नहीं हुई, शायद होम सेक्रेटरी के साथ आपकी बात हुई है, मुझे पता है। होम सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि जी साहबजादा साहब इस बात को पसंद नहीं फरमा रहे। हमने इनकी बात को जो है वो अफजल जाना और बावजूद इस तमाम हालात के मौलाना ज़ाहद कासमी को हमने नहीं छोड़ा। उसके बाद इंतजामिया ने जो मेरिट पे बनता था, जिन लोगों ने मस्जिद से जुलूस पे फायरिंग की उनके खिलाफ भी पर्चा दिया, जिन लोगों ने मौलाना ज़ाहद कासमी के घर को आग लगाई उनके भी पर्चा दिया, दोनों तरफ के बंदे गिरफ्तार किए। मुझे ये उस दिन का पता है कि साहबजादा फजल करीम साहब को मेरे खिलाफ ये रंज है कि पहला पर्चा तो ठीक हुआ, दूसरा पर्चा जो है ये गलत हुआ और ये हमारे बंदों के खिलाफ हुआ, यानी इनके बंदों के खिलाफ हुआ। उस दिन से ये नाराज हैं और उस दिन से इन्होंने इस बात की बुनियाद रखी हुई है कि जनाब बैंड ऑर्गेनाइजेशन, दहशत पसंद, फलां, ये वो सारा जो किस्सा जिसमें गवर्नर साहब भी शामिल है और भी कई लोग शामिल हैं। मैं पूरे दावे से ये बात कहता हूँ, अपना लाइफस्टाइल सबको पता है, और मैं ये पूरे दावे से और हल्फन हसन साहब ये बात कहता हूँ कि उस ईद मिलाद नबी के वाक़े में, उस वाक़े के बाद जो दोनों मुकदमे हुए उनमें जो लोग उनमें गिरफ्तार हुए हैं, उसमें मेरा कतई तौर पे यानी एक टेलीफोन करने का भी कोई अमल दखल नहीं है, ना इनके बंदों के खिलाफ ना उनके बंदों के खिलाफ। और फिर खूबसूरत बात देखें कि उसके बाद इन दोनों फ्रीकैन की आपस में सुलह हुई, इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे के बंदे अपने जो है जमानत पे रिहा करवा लिए, लेकिन मेरा जुर्म जो है वो अभी तक बक। सवाल यह है कि बात आप जिस तरह की भी करके बात को हकायक से मरोड़ दें तो ये अलग बात है। मैं ये समझता हूँ हम ये आज की बात नहीं करते, मैं तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उस वक्त था जब ये बैंड नहीं हुई थी और हमें ये मालूम था कि एक मखसूस तबका बैनुल अक़वामी बाज़ कुव्वतों की हिमा पर या बाज़ मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हिमा पर पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेगा। राना साहब तो अभी ये कह रहे हैं ना कि मैं उस वक्त से बात कर रहा हूँ बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिला में, कतन ये बात गलत है, हक़ाइक़ के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आज से 15 साल पहले इस मतलब के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ हूँ। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी, जब ये सारे आदमी कह रहे थे कि जिहाद ख़वानिस्तान है ज़ियाउल हक़ का, ये आज की बात नहीं, आज 25 साल पहली बात है। नहीं, मैंने ये बात नहीं की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप मेरा तल्लुक़ जो है वो उस दिन से जोड़ रहे हैं। उस दिन मेरी बात पहले तो मैंने आपकी बात आप रात पहले मेरे साथ आप बैठ के बात हुई, बात सुनो ना, मेरी बात काटे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप उसके खिलाफ हो, आप पहले से होंगे। मेरी बात सुने, 25 साल से हमने ये 25 साल से उस वक्त भी ये कहा था कि जिहाद ख़वानिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर को कोलैप्स करने के लिए, अमेरिकन लॉबी को मजबूत और मुस्तहकम करने की ये साजिश है। आज की नहीं, 25-30 साल से हम लोग उस वक्त से शुरू हैं। रहा राना साहब का ये बात, ये मुझे हल्फन कह दें राना साहब, ये वहां फैसलाबाद की इंतजामी का फैसला तो होम सेक्रेटरी आईजी को बुलाए ना जी, मैं अलग मौका अच्छा, आपने कहा है अगर वो हल्फन कह दें, कह चुके हैं, मेरी बात सुने, हल्फन कह चुके हैं, आईजी आ जाए ना जी, होम सेक्रेटरी आप उसको बुलाएं। उन्होंने ये मुझसे बात नहीं की कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या एक हफ्ता पहले एप्लीकेशन नहीं दी गई कि गोल मस्जिद की जामा मस्जिद से ये ऐलान हुआ है कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को निकलने नहीं देंगे। इसमें कोई शक ही नहीं कि मुहर्रम के अंदर हमने पीस के लिए अहम काम किया है। और मुझे ये एहसास है इस बात का कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंतहाई क्रूशल है। क्या दादा दरबार के ऊपर हमला फिरका वाराना फसादात को आवाज़ देने के लिए नहीं किया गया? क्या हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात करें तो बाद उलमा ये बात करें कि जनाब साहब फजल करीम फिरका वाराना फसादात को आवाज़ दे रहा है? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना और उन मासूम जानों को जो दहशतगर्दी के नज़र होते हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना ये फिरका वाराना फसादात है? ऐसी बात नहीं। होम सेक्रेटरी को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फैसलाबाद के कमिश्नर, उस वक्त के आरपीओ फैसलाबाद, चारों एक कमरे में मौजूद थे। जिस वक्त मैं गया तो उन्होंने कहा कि साहब बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा असला वहां से मिला है। एक गुजारिश में, वो तो मजहबी आदमी है ही नहीं उन मानों में, जैसे उन मानों में मैं मजहबी आदमी नहीं, ठीक है ना जी। हम तो गुनाहगार से मुसलमान हैं, आप लोग तो माशाल्लाह। तो उनका आपके ख्याल में इन्होंने कोई उसमें एंगलिंग की है? जी बिल्कुल, मेरे नुक्ते नजर से की है। जब शाम साल से आपको नहीं पता था ये कौन है? नहीं, मेरी बात सुने, एक होता है कि आदमी का अपने बिहेव से, शुक्रिया,
अपने बिहेव से उसके कैरियर का पता चलता है। ठीक है जी, मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे वसूख से और पूरी एंगलिंग कैसे, मतलब इनको इनका उस जब वो रेस्ट है उसके अंदर क्या रेस्ट है, उसके अंदर वो बैंड तंजीमों के आदमी नहीं ठहरे, बताया जाए। बिल्कुल नहीं ठहरे, आए थे वहां पे और उनसे बात हुई कि भाई आप सुबह का जो वहां पे प्रोग्राम करना चाहते हैं वो ना करें। उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे छोड़ प्रोग्राम नहीं किया। मेरी बात, मैं अगर हमने उनका बंदा नहीं छोड़ा, हमने उनका बंदा नहीं छोड़ा, सारे मलबे को आपने मिल गया। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल पैदा हुआ, मलबा वहां पे क्या मलबा क्या था, बंदे गिरफ्तार रसूल पर आपने गोलियां चलाई, किसने? उन्होंने लुगोन मस्जिद वालों ने। तो उनको पकड़ा नहीं? एक मिनट, एफआईआर के अंदर नाम था, करते हैं आपके आदमी थे, हम दोनों की सेक्रेटरी थे वो जिन्होंने ये काम किया है। हम आपको फोटो दिखाएंगे, हम फोटो दिखाएंगे आपको, आपके सेक्रेटरी थे। मेरी गुजारिश, मुझे एक जुमले का, मैं एक गुजारिश करता हूं, एक जुमले की मोहलत देंगे मुझे, एक सेकंड। मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा जरा ना वसीउल कल्बी का मुजाहरा होना चाहिए। वो जो लोग थे, अगर उनको पैसिफाई करने के लिए, मैं बात कर रहा हूं अपनी तरफ से, राणा साहब आप अगर ठहरा भी लिया हो ताकि ये पैसिफाई हो जाए, इस सूरत, इस जलती पे पानी के चंद चीटे पड़ जाए, तो जाहिर है इनका कोई रिश्तेदार तो नहीं थे। एज अ पॉलिटिशियन, एक बंदा जो हुकूमत का हिस्सा है, वो उसने अगर ये सोचा होगा यार इस सूरत हाल से मेरी जान छूट जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जान छूट जाए, शहर की शहरियों की जान छूट जाए, तो वो कोई जुर्म नहीं है। वो तो अपने दुश्मनों को भी बंदा बाजों का अकोमोडेट कर लेता है। एक तो फैसलाबाद का मसला है। यकीन जानिए कि जब आपकी तरफ से मुझे पैगाम मिला तो मैं तो इस मकसद के लिए आया हूं कि इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, अमेरिका जलील होकर अफगानिस्तान से निकलना चाहता है और वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करना चाहता है, और उन बदमाशों ने एक ये तर्ज अमल इख्तियार किया कि सैयदना हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर यह काम करके मुसलमानों को आपस में लड़ाने का उन्होंने एक बहुत बड़ा हरबा इख्तियार किया। मैं ये चाहता था कि हमारी तरफ से कौम को ये पैगाम मिले कि भाई ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये कोई ऐसा मामला नहीं कि जिसे छोड़ दिया जाए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और मजम्मत के बाद फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे मोहल्ले में एक बंदा भी नहीं होगा जो आपके साथ हम इसके लिए यहाँ नहीं है कि हम पिछले किस्से कहानियां शुरू कर दीजिए। किस्से कहानी शुरू करेंगे तो फिर तो निजाम मेरे ख्याल में हमारा बैठना फजूल होगा यहाँ पर। लेकिन मैं एक बार कर दूं, पर मबनी नहीं है। आपने पुराने साल चलाए, और आपके तईद करता है उस आदमी को बदबख्त की मजम्मत करते हैं, पुराने पाक को जलाया, आपका रसूल को जलाया। मौलाना मैं अगर बात करूं तो मेरे पास 6 एफआईआर हैं जो आप बड़े मातों ने ताल्लुक रखने वाले। हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम इस झगड़ों के लिए नहीं आए। यकीन जानिए हमारा दिल दुखता है, हम परेशान हैं कि अमेरिका, देखिए आप उनका तर्ज अमल सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पे उसने ये बदबख्ती की। अमेरिका को थोड़ी देर अलग रख देना। नहीं, उन्हें दूसरे दिन के दरबार पर अमेरिकन कुरान पढ़ रहे थे। एक मिनट, उन्हें दूसरे दिन अमेरिकन नमाज पढ़, मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। लोग हैं जो वहां से पैसा ला के ये काम करते हैं। कौन से लोग हैं? हालात अच्छा बताएं किसने दूसरे दिन मुल्ला उमर के बारे में अखबार में बयान आपने देखा कि पाकिस्तान को नहीं मानता, रेट को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता। किस शरीयत के अंदर यह है कि औरत तालीम नहीं हासिल कर सकती? क्या बात करते हैं? ये गलत तो आप कहते हो। हम कहते हैं औरत तालीम हासिल कर सकती है। और मेरे नजदीक तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि बड़ी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। मुसलमान मर्द, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है कि इल्म हासिल करे। राणा साहब, एक अवामी साहब बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिलाद रसूल का जुलूस हो या नवासा रसूल की आजादारी हो, उसके लिए हिफाजती इंतजामात करने पड़े, ये शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात। मसला ये है कि ये इसकी क्या हिफाजत करनी चाहिए? हमारे मुसलमान है, हर मुसलमान अपना। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि दूसरे दिन मुल्ला उमर की खबर है कि मुल्ला उमर को पकड़ अमेरिका, चूंकि इस वाकया से, उस बदबख्ती के बाद, इस वाकया करवाने के बाद भी उसका दिल ठंडा नहीं हुआ कि मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबान नहीं हुए, मुसलमान एक दूसरे को कत्ल गारत शुरू नहीं की है।
अब उन्होंने किया कि मुल्ला उमर का दे दिया कि मुल्ला उमर को पकड़ लिया, ताकि ये जो मुल्ला उमर से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हैं वो फौरन मैदान में और कहेंगे मुल्ला उमर पकड़ लिया कि फिर हम क्या करेंगे। असल बात मैं अर्ज करूं आपसे, इस वक्त कौन लोग हैं, 2-4 के नाम ले सकते हैं आप? कौन से? मुल्ला उमर के जो हमदर्द हैं। नहीं, मैं मेरे लोग मौजूद होंगे यहाँ पर, मैं अर्ज करूंगा साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अर्ज करूंगा सीएम की मीटिंग के अंदर एक मखसूस तबके ने यह कहा कि मुल्ला उमर का हमें पैगाम मैं पूछे बताएं, राणा साहब इसकी तरदीद करें। करूं आपसे क्या कहा था उन्होंने सीएम की मीटिंग के अंदर 90 शहरा में मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने यह बात की कि मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है बात। पूछे राणा साहब से, मैं यहाँ पर करूंगा, ये तो लॉ मिनिस्टर बैठे हुए वहां पर, जिस जमात मुझे बताया हुकूमत के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इसका इनकार किया। आपसे राणा निसार साहब, हालात क्या है इस वक्त? जिस जमात के वोट पर मौलाना साहबजादा फजल करीम साहब मेंबर बन के वोट पर के मेंबर बने, यहाँ पर कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, उसी जमात का जो बड़ा है, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है नवाज शरीफ, उसने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात करो। आपसे इसका माना यह है, मारने से भी हो सकता है। आप मुझे बताएं साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जो बात हो असम्बली की, वो कह रहा है मेरी बात ताहिर अशरफी साहब ने वाकई एक ऑफिशियल मीटिंग में ये कहा है कि वो अमीरुल मोमिनीन है। उस मीटिंग में साहबजादा साहब भी मौजूद थे, ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद थे, गालिबन मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी मौजूद थे और काफ़ी उलमा थे वहाँ पे। कोई तकरीबन कोई 100 से 150 मौलाना मौजूद थे और माहौल यही था जो अब तकरीबन हो रहा है। उसमें बड़ी मुश्किल से हम तो इन तमाम मौलाना साहबान को मिन्नत समाजत करके बिठाने में और एक दूसरे से अलहदा करके जो है ना वो में लगे हुए थे। उसके दौरान इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की और बल्कि बाज़ औक़ात तो ये महसूस होता है कि जो ये मुख्तलिफ मसलक है ना, आप हसन साहब यकीन करें ये दिल से जो है ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते हैं। और वहाँ पे वो माहौल पैदा हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ा लेट थे। वो तो जस्टिस हमने वो बहुत मशहूर वाक़या है ना कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, किसी की डेफिनेशन किसी दूसरे के साथ मिलती नहीं थी। अच्छा, तो उसके बाद हमने मियां शहबाज शरीफ साहब को फौरन फोन किया और उनको कहा कि जनाब आप आए। मियां शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सीएम साहब लेट थे, हमने उनको फ़ोन करके फ़ौरन बुलाया और इन तमाम हजरात को मौलाना साहबान को बिठाया। उन्होंने बहरहाल फिर एक बड़ी लंबी और बड़ी जो है वो यानी दर्दमंदी की स्पीच की। तो उसके बाद ये सारे साहबान जो थे ये थोड़ा पैसिफाई हुए। साहबजादा साहब ने फरमाया है 2-3 मरतबा कि फ़लाँ वाक़े में कौन थे, मनावा में कौन था, फ़लाँ जगह पे कौन था, फ़लाँ जगह पे कौन था। वो बंदे पकड़े गए। ये अहमदियों की मस्जिद पे जिन लोगों ने हमला किया था वो मुआज और मोहम्मद जो है वो दोनों पकड़े गए हैं। उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मॉडल टाउन मस्जिद से पकड़ा गया वो जो अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद है। और दूसरा बिल्कुल मैं बताता हूँ भाई, उन्होंने बताया कि मीरन शाह में वहाँ पे एक मिलिटेंट सेंटर है और वो अपना जो है मंसूर बदर, वो कहते हैं कि हमारा वो वहाँ पे कमांडर है, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की है। वो साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में हम तकरीबन 3-4 साल से वहाँ पे थे। जहाँ पे हम थे वहाँ पे हमारे ऊपर ड्रोन हमले भी हुए हैं। यानी जहाँ से अब तक ये जो 15-20 वाक़यात हुए हैं लाहौर में और पंजाब में, उनमें से हसन साहब जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनकी एक ही लाइन और वो जाती है सीधी ट्राइबल एरिया में, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसके इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे कारी हुसैन का ग्रुप अलहदा है, कारी जफर का ग्रुप अलहदा है, बदर मंसूर का ग्रुप जो है वो अलहदा है, आपस में भी इकट्ठे नहीं, आपस में भी, और वहाँ पे वो हैं। और इस वक्त जो ये बदर मंसूर है इसका ग्रुप जो है, ये जो 6 आदमी पकड़े गए हैं ये भी उसी के ग्रुप के हैं और ये जो आदमी है जो ये पकड़े गए थे अहमदियों के, वो भी उसी के हैं। इस वक्त वो ग्रुप जो है वो काफी जो है वो सरगर्म है। अब देखें बात ये है कि ये इनके खिलाफ एक्शन भरपूर एक्शन कर रहे हैं और इनमें से जब एक आदमी पकड़ा जाता है ना, इस बुनियाद के ऊपर उनकी डिटेल में इंक्वायरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करती है कि अगर उसका ये पता चल जाए, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं यानी एहतरामन एक मिसाल दे रहा हूं कि इनके साथ उन्होंने फोन पे भी बात की है ना, तो हम इनको जो है वो अरेस्ट भी करेंगे और शामिल तफ्तीश भी करेंगे। लेकिन अगर ये बात ना सामने आए तो फिर इस बुनियाद पे कि इनका मसलक फलां है, इनका मसलक फलां, इस बात पे तो किसी को नहीं पकड़ा जा सकता है। इनका हम मसलक होने के बावजूद कहीं कहीं इनको वायलेट कर जाऊं। बिल्कुल बेटा 100% बाप के कंट्रोल में नहीं। अब जो 1-5 पे हमला हुआ, आखिरी 1-5 पे जो हमला हुआ था
उसमें जो वो आके रुकी है वो वैगन, और उसमें जो सफेद कपड़ों में वो दहशतगर्द पहले निकला है और उसने कलाशनकोव से फायरिंग की है, वो आदमी बाद में आइडेंटिफाई हो गया। वो मंडी बहाउद्दीन के रहने वाला था। अब मंडी बहाउद्दीन में उसका सारा खानदान बैठा है, वो सारे जो है वो बिल्कुल सुन्नी और अकीदा है। और ये आदमी जब हमने उसका पता किया तो उन्होंने कहा कि जी 5 साल हो गए ये आदमी घर से गायब था और इसकी फैमिली का कोई तल्लक नहीं था। अब इस बुनियाद पे कि उसकी फैमिली को कि भाई ये एक चला गया था तुम क्यों नहीं गए, उसको हम कैसे पकड़ सकते थे? गो उनका तल्लक था, उसका वो उनका भाई था, भतीजा था। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। सवाल मियां साहब उस बात पे सवाल पे बड़े इरिटेट हो गए कि जी आपके पास इतनी सिक्योरिटी है तो लोगों के पास कहां से आएगी? सर साहब बात ये है कि ये बिल्कुल यानी लोगों को यानी एक मिसलीड करने वाली बात है कि जी मियां नवाज शरीफ के पास बड़ी सिक्योरिटी है, फलां के पास बड़ी सिक्योरिटी है, फलां के पास बड़ी सिक्योरिटी। कोई कह रहा जी वहां पे जो है वो रायवंड में 842 आदमी है, कोई कह रहा है जी वहां पे 1200 आदमी गिने नहीं जाते। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी देखें बात सुने, मैं आपको बताता हूं कि टोटल 511 आदमी हैं जो 22 वीवीआईपी पर्सनैलिटीज को जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी वीवीआईपी को सिक्योरिटी कोई अपने पास से हम या अपने तौर पे नहीं देते। जिसके मुतल्लक ये रिपोर्ट्स मिलें कि इस आदमी को दहशतगर्दी का खतरा है, टेररिस्ट अटैक का खतरा है, वो साहबजादा फजल करीम साहब हों, इनके पास भी पहले कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आई उनको हमने कन्फर्म किया, गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया, फिर इन्होंने नहीं ली सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने दी इनको कि नहीं जी ये आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको खतरा है। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ, इसी तरह से चौधरी शुजात हुसैन है, इसी तरह से चौधरी परवेज लाई है, इसी तरह से उनका बेटा मोनस लाई है, इसी तरह से बाकी लोग हैं वीआईपी। मैं एक बात साहब सबसे आप अभी सेमिनार से तशरीफ ला रहे हैं, मुझे अभी अच्छा हाँ वो कन्वेंशन से तो वहाँ आपने कहा है कि रायवंड के इज्तिमात पे भी इसके बारे में कोई नोटिस लेना चाहिए। राणा साहब की खुद स्टेटमेंट छपी है कि जिन आदमियों को हमने पकड़ा है अखबारात में वो आया और उसकी तरदीद नहीं हुई। नहीं ये दुरुस्त है बात, इसकी तरदीद बिल्कुल देखिए ना। तो फिर नहीं आपने भी ये बात की है? बिल्कुल हमने बात की, हमारे आदमियों ने बात की। ठीक, लेकिन आप देखें इसमें देखें थोड़ा फर्क है। जो लोग अहमदियों की मस्जिद के ऊपर हमले में जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जब वहाँ से आए हैं मीरन शाह से तो हम यहाँ पे अकेले अकेले आए हैं और जो हम 8-10 दिन ठहरे हैं, हम रायबंद का जो इज्तिमा है वो तो छप चुका है, वो कहते हैं हम वहाँ पे ठहरे हैं और वहाँ पे क्योंकि हर वक्त लोगों का आना जाना है, वहाँ पे लंगर आम है, नमाज पढ़ने को सोने के लिए जगह है और 15 से 20 आदमी वहाँ पे होता है। लेकिन उनका ये तल्लक के वहाँ पे इज्तिमा करने वाली जो जमात है या जो लोग हैं उनके साथ इस किस्म का कोई तल्लक जो है अब तक हम जोड़ने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर जुड़ जाएगा तो पॉलिटिक्स वगैरह में वो इन्वॉल्व करेंगे, यानी उनके साथ कोई ऐसा तल्लक नहीं जुड़ा कि उन्होंने इनको रखा होता। अच्छा, और इस मकसद के लिए रखा। साहब मेरा एक सवाल है, क्या दाता साहब में 20-25 हजार आदमी होता है? हजरत बाबूद्दीन ज़करिया के दरबार पर, अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर, पेशावर समझ गया आपका हजारों अफराद होते हैं। आपका सवाल बड़ा लीथल और कोई ऐसा टेररिस्ट कि जो आपके 5 दिन के सादिर रहा हो? देखिए बात कर देना बड़ी आसान काम है। वैसे इनकी बात में वजन है। देखिए बात करना बड़ा आसान काम है। वहाँ अगर बंदे होते हैं, लंगर चलता है, फलां होता है। मैं ये बात करके इसको मुतराज़िया नहीं बनाना चाहता क्योंकि इस वक्त हमारे अपने जज्बात जो हैं दाता साहब के मज़ार के हवाले से पूरी दुनिया के जो हैं वो बड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी इस किस्म के जगह हैं ना जहाँ पे लोगों का आना जाना, खाना पीना, सोना जो बना रहता है, ये क्रिमिनल जो है ये इन जगहों के ऊपर जो है वो ठहरते हैं। मैं किसी खास जगह का नाम नहीं लेता। देखिए मसलकों के बगैर जो आदमी जिस मसलक से ताल्लुक रखता है, चाहे भले उसका मसलक बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, इखलाकी तौर पर यह जरूरत होनी चाहिए हुक्मरानों को कि उसको पकड़ कर कानून के हवाले करें और उसकी सजा जो है ना उसका तयन करें। अभी आप देखें कि 5-7 साल से और बिलखसूस 3 साल से सुइसाइडल अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं, सजा किसी को नहीं मिली। नहीं मिली एक को भी। ब्रेन वाशिंग कौन करता है? क्या ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोगों की ब्रेन वाशिंग करें? क्या एक बम के लिए मतलब उनको 25-25 लाख रुपए लवाए कि इनको नहीं मिलता? ये वो हकायक हैं। क्या टनल्स कैसे बन गए? एडवांस्ड असरा फौज के मुकाबले में किसके पास आया और वो किस गिरोह के पास है, किस तबके के पास है? अब बैंकर कैसे बन गए? 20-20 लाख रुपए के बैंकर का तो पीछे हिस्सा बनता है और टनल अंदर पहाड़ों के अंदर बनाए, करोड़ों रुपए लगाकर वो किसने बनाए?
किस आदमी ने जनाब एक एक सोल्जर को 15-15 हज़ार रुपए जो है उसकी परमिशन दी? आईने पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को कायम करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कायम किए हैं ना, किन्होंने कायम ये किया? वहाँ पे जो यानी वो अपना जो ये अपना बैतुल्लाह मसूद था, जो ये हकीमुल्लाह मसूद है, यही तो कहते हैं ना, उन्होंने कायम किए। हम तो यही कहते थे ना, बात ये कि वहाँ पे तो आर्मी प्रेशर कर, हम वहाँ पे कैसे चले? मसलकन ये कौन लोग थे? ये इनसे पूछिए, हम अगर कहेंगे मेरा ख्याल है ये मसलक का मसला नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनका मसलक से किसी से भी कोई तल्लुक नहीं है। मसलक नहीं है, गुजारिश ये है, मैं वहाँ वो जा सकते हैं लेकिन हाँ वो प्रोफेशनल लिए हैं। एक मिनट, डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार, आपने मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद जो आदमी मुहतम बना है वहां का न्यू टाउन का, उसको शहीद किसने किया है? एक मिनट, किसने किया? वो तो तहकीक करनी चाहिए ना, ताकि अदालत का केस क्यों नहीं तहकीक करनी चाहिए। केस सरदार साहब देखिए FIR है वहाँ कटी हुई, FIR कटी हुई वहाँ। उसके बाद मौलाना मुफ्ती अब्दुल साहब को किसने शहीद किया है? उसके बाद जो उनके मुजरिम आपने सुना होगा मुफ्ती शामिल, उसको किसने शहीद किया है? मौलाना यूसुफ लुधियानवी, जिसकी हजारों किताबें मुल्क के अंदर मौजूद है, उसको किसने शहीद किया है? मुफ्ती जमील अहमद आदमियों को, जो बड़े बड़े शैयूख हदीस, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े पार्टियों के रहनुमा, पार्लियामेंटेरियन थे, उनको किसने शहीद किया? जमील अहमद साहब, जिसके इदारे में इकरा आपने सुना होगा पाकिस्तान में 40,000 तालिब इल्म उसके इदारे में पढ़ता है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, उसके 40,000 आदमी पढ़ते हैं, उसको शहीद किया गया। आखिर कौन लोग हैं वो? सिर्फ ये एक ही टांग, एक ही तरफ से हम आपके साथ हैं। अफसोस हमें ये है कि हमारे इतने शहीद हुए हैं, आपने एक सिर्फ तहरीक दिया, हमारे एक नहीं है, हजारों की तादाद में मौजूद है। अकरम रिजवी को किसने कामों में शहीद किया? हजारों की तादाद में लोग बात बहुत आगे करता है। नहीं, ये कौन करता है? वो करते जो गन पॉइंट पर असला की नुमाइश करते हैं, जिनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करता, जिनके खिलाफ कानून खामोश है, जिनके ऊपर बिल्कुल शामिल नहीं। एक साबित कर दे, एक साबित कर दे, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के ऊपर एक आदमी सेक्ट साबित कर दे कि बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले किसी भी दारुल के अंदर मिलिटेंसी की तरफ जी 100 है, मैं नहीं कहता 100 है, आप खुद हजारों मौजूद है। हजारों आप कहने से तो नहीं ना बात बनती, नहीं कहने की बात, दादा कहने की रहमतुल्लाह के मज़ार के बाद दूसरे दिन हमला हुआ है मस्जिद के ऊपर, और जिन्होंने कहा कि वो आदमी पकड़ा गया है और जनाब उसको वो जो है ये हो गया, वो और वो कौन आदमी था? बात का आदमी था, सुन्नी तारीख बात मुजाहिद रसूल कौन है? वो मुजाहिद रसूल आपकी तारीख का आदमी, कोई आदमी नहीं। मुजाहिद रसूल की तारीख का आदमी, और दूसरे दिन वो गया है मस्जिद पे जाके कब्जा करने गया। सुनने में यकीन ही नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक जुमला, एक जरा इस बहस से हटके एक बहस, राना साहब की जो पार्लियामेंट है, पंजाब पार्लियामेंट, ये मीडिया के पीछे हाथ धो के पड़ गई। पहले आप मुझे बताएं, फिर मैं इनसे पूछूंगा, कंक्लूड ये करेंगे, क्या मीडिया इतना ही बुरा है कि ये सारे इकट्ठे होके, खसूसन जाली डिग्री सारे इकट्ठे होके कोई नहीं, आप जो सारे इतना लंबा गाना, ये बात नहीं। हसन भाई, या पहले मैं बता दूं आपके हुआ वहां पे क्या है। जो है ना मीडिया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की नेमत है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बाद लोग जो मतलब अपने लिबादे ओढ़ कर आए हुए थे ना, मुख्तलिफ मंसूबे थे, अल्लाह के फजल से मीडिया को अल्लाह ने तौफीक दी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट, उन्होंने बेनकाब। थैंक यू साहब अब आप बताएं कि मीडिया कितना बड़ा विलेन है। जिस तरह इन्होंने मातम किया है असेंबली में, मैं राना साहब की मातम हुआ ही नहीं, लेकिन चूंकि ये हैं तो रो पड़े बंदे आपके। अच्छा आप बताएं, मीडिया जो है इस वक्त वो किरदार अदा कर रहा है कि जो इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। इस मुल्क के अंदर किसी के खिलाफ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मौला के पास 20 गनमैन मौजूद है, जो मर्जी कहते रहेंगे, समझे? लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। मीडिया है। अच्छा, वैसे हथियार ही हथियार नहीं होता। आपकी माशाल्लाह मुस्कुराहट इतनी डिसआर्मिंग है कि मैं अगर रॉकेट लॉन्चर लेके आपके सामने आ जाऊं और आप इस तरह मुस्कुराएं तो मेरे हाथ से रॉकेट लॉन्चर गिर जाएगा। ये मुझे बताएं, जिसके बाद घरोघरी। आखिरी बात ये है कि देखे बरेलवी वाले तो बताएं कि बरेलवी मसलक, देवबंदी मसलक, देखे बात यह है कि इनका आपस में जो है लड़ना जो है ना, वो किसी तरह भी ना मिल्लत मुसलमान के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए जो है ना ये सूझबंद नहीं है। बाकी रही बात मीडिया की, मीडिया के जिस किरदार का साहबजादा साहब ने जिक्र किया,
पीर साहब ने किया, मैं बिल्कुल उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन पंजाब असेंबली में जो हुआ है ना, वो इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह आप कहते हैं कि जी ये पीछे पड़ रिपोर्ट हुआ है। नहीं, रिपोर्ट फिर इस तरह से हुआ, लेकिन हुआ ये है वहाँ पे कि शौकत अजीज भट्टी उसने कहा कि जी मेरी डिग्री जो है ये असली है, अगर मेरी डिग्री जाली साबित हो जाए तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन 18 घंटे मेरी डिग्री को जाली साबित किया गया है मीडिया के ऊपर बिला वजह, बगैर किसी सबूत के। मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है। उस आदमी की आवाज़ भराई, वो जज्बाती हो गया। उसके बाद फिर कोई 8-10 लोगों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि जनाब जो है ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। यानी वहाँ पे डिग्री का मामला नहीं था, मुख्तलिफ लोगों ने बताया। पगड़ियां उछालते हैं, मैंने को पगड़ी के लिए तो सर जरूरी है। वो नहीं भाई, बात ये है कि देखिए बात सुने, बात ये है कि इस तरह के अच्छे बुरे लोग मीडिया में भी तो है ना जी, अगर पार्लियामेंट में तो है, तो बात ये है कि हमें बात जो है ना वो बैलेंस ही करनी चाहिए। मीडिया में भी काली भेड़ें हर जगह एक ही